ये स्लाइड याद है बच्चों किसी को? कौन रिकैप करेगा? क्या हो रहा है स्लाइड में? ये वाली साइड चलें जी बेटे। न्यूट्रॉन जो है वो यूरेनियम को हिट कर रहा है और फिर उसका ब्रेकडाउन की वजह से बेरिलियम, क्रिप्टॉन और न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 आइसोटोप को हिट कर रहा है और जिसकी वजह से वो U-236 बन गया और U-236 फिर खुद ही खुद टूट गया, दूसरे लफ्ज़ों में अनस्टेबल था। तो इसका नाम हमने फिशन रखा है। दिस इज ये टाइटल स्लाइड है और दिस इज द टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। इसमें दो चीज़ें, एक तो फिशन होता हुआ दिखाया गया और दूसरा क्या दिखाया है? फिशन की प्रोडक्ट्स। फिशन की प्रोडक्ट्स क्या हैं जी? इस रो से बताए फिशन की। तो दो बड़े बड़े आइसोटोप हैं जो जिनका कोई ताल्लुक रिएक्टेंट से नहीं था, दो नए आइसोटोप बन गए और क्या बना? और न्यूट्रॉन्स बन गए कुछ। और क्या निकला है इसमें से, रिएक्शन में से? एनर्जी। शाबाश, वेरी गुड, एनर्जी। ये हमारी टाइटल स्लाइड है इस पूरे कोर्स की, समझ। टाइटल इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन? सिग्मा क्या चीज़ है बेटे? सिग्मा इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ, जो क्या क्या इंडिकेट करता है? ये न्यूक्लियर का पाया स्क्वायर इंडिकेट नहीं करता, ये वो वाला क्रॉस सेक्शन नहीं है। तो ये ये क्या चीज़ इंडिकेट करता है? ये वाली रो जी क्या इंडिकेट करता है? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर इंटरैक्शन के कमिंग न्यूट्रॉन इस आइसोटोप के साथ जिससे वो टकराने जा रहा है उसके साथ उसकी प्रोबेबिलिटी इंटरैक्शन की क्या है। और टी का मतलब टोटल, जिस किस्म का भी इंटरैक्शन हो। ठीक है, मैं जिससे मिल रहा हूँ उससे मेरी रिश्तेदारी है, पड़ोसी है, हम मज़हब है, कोई इंटरैक्शन है उससे, जॉब साथ करते हैं, जितने जो मर्जी उससे रिलेशनशिप्स मेरी हों, टोटल में वो सारी शामिल है। ठीक है ना? और ये टोटल जो है इसको हम आसानी के लिए दो पार्ट्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये टोटल या सिग्मा एस होगा या सिग्मा ए होगा। कोई और ऑप्शन इन दो के अलावा नहीं है। क्यों नहीं है दो के अलावा? क्यों नहीं है दो के अलावा ऑप्शन? या इंटरैक्शन के बाद न्यूट्रॉन नज़र आएगा या नहीं आएगा? कोई तीसरी बात तो है नहीं। नज़र आएगा तो स्कैटरिंग है, नहीं आएगा तो एब्जॉर्प्शन है। ठीक है ना? तो अगर ये आए कि गिव रीज़न दें कि और की पॉसिबिलिटी नहीं, तो पॉसिबिलिटी यही है, आएगा नज़र या नहीं आएगा? आएगा नज़र तो स्कैटरिंग, नहीं आएगा तो एब्जॉर्प्शन। न्यूक्लियस हैज़ वन मोर न्यूक्लियन। ये कौन सा न्यूक्लियन है? जो इनकमिंग न्यूट्रॉन था, जब वो अंदर घुस गया तो न्यूक्लियस में एक मेंबर का इजाफा हो गया। और उसके साथ ही स्टार क्यों लगा? वो एक्साइटेड है। एक्साइटेड दो वजह से है। एक तो जो दौड़ता हुआ आया है वो अपनी काइनेटिक एनर्जी लेके आया है। दूसरा ये है कि न्यूक्लियर फोर्सेस का आपस में एक बैलेंस था, इतने प्रोटॉन इतने न्यूट्रॉन, ये चीज़ स्टेबल है। सही, ठीक है। दिस एनर्जी कौन सी वाली? स्टार वाली। U-236 के साथ एक स्टार लगा हुआ है, इट मीन्स इट इज़ एक्साइटेड। ये जो एक्साइटेड स्टेट है ये देर तक नहीं रहती। ठीक है ना? ये एक्साइटेड स्टेट देर तक नहीं रहती। ये एग्जांपल हमने कहाँ देखे हैं? और ये जो बल्ब जल रहा है इसमें से जो रोशनी आ रही है, अब जो पुराने ज़माने के बल्ब थे, इसमें शायद थोड़ी सी मैकेनिज़्म फ़र्क होगी। तो होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसके इलेक्ट्रॉन्स हायर एनर्जी स्टेट पे जाते हैं। जब गर्म करते हैं तो हायर एनर्जी पे जाते हैं।
हायर एनर्जी पे जाना रोशनी जनरेट नहीं करता। टंगस्टन अगर रोशनी गर्म करके टंगस्टन को रोशनी निकलती है तो इसलिए नहीं निकलती कि गर्म करने से उसके इलेक्ट्रॉन टंगस्टन के हायर एनर्जी पे चले गए, निकलती इसलिए कि वो वापस जब आते हैं तो वो एनर्जी रिलीज करते हैं। तो जब गर्म कर रहा हूँ तो वापस क्यों आ रहे हैं? गर्म कर रहा हूँ तो ऊपर जाने चाहिए थे, इसलिए कि वो एक्साइटेड स्टेट है, वहाँ ज़्यादा देर कोई ठहर नहीं सकता। ठीक है, प्रोहिबिटेड एरिया है वो, तो उसने वापस आना ही आना है, मजबूरी है। जब आना है तो एनर्जी निकालनी है। सेम इज़ ट्रू हेयर कि जब एक्साइटेड स्टेट है तो ये ज़्यादा देर नहीं रहेगी। अब ये एनर्जी रिलीज़ हो सकती है कई तरीके से, या तो वो एक न्यूट्रॉन ही निकाल दे, ये ऐसा ही है जैसे इधर से न्यूट्रॉन आया उधर से चला गया, तो एज गुड एज स्कैटरिंग, एज गुड एज स्कैटरिंग। दूसरा क्या है कि कोई रेडिएशन निकाल दे जिसको कोई मास ना हो। रेडिएशन निकालेगा तो आइसोटोप चेंज नहीं होगा क्योंकि मास तो निकला नहीं। और तीसरा ये है कि कोई मास निकल जाए, लाइक बेटा पार्टिकल, और या एक टूट जाए। तो 82% ऑफ ऑल सच इंटरैक्शंस क्या होता है? फिशन होती है। जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए ये इनके अलावा है फिशन। जो यहाँ एग्जाम्पल्स दिए गए फिशन इनके अलावा है। ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये वाले, ये सारे एग्जाम्पल पॉसिबल हैं, लेकिन ये नहीं होते। 82% क्या होता है? इन सब के अलावा होता है, विच इज़ फिशन। ठीक है, और 18% फिशन नहीं होता। 18% फिशन नहीं होता। तो अगर फिशन नहीं होता तो ये कोई अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात क्यों है? इसलिए कि इतना बड़ा प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाया एनर्जी के लिए था, एनर्जी फिशन से निकलनी है। तो अगर फिशन नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये इवेंट जो थी, ये मुलाकात ज़ाया हो गई। तो दिस इज़ ए न्यूसेंस वैल्यू। और अगर ये अपने अंदर बर्दाश्त करके U-236 ने अपनी ज़िंदगी गुजार दी तो उसके बाद क्या होगा? अब U-236 इज़ नॉट अ फिसाइल आइसोटोप, तो इसमें अगर नया एक और घुस गया तो इसने फिशन नहीं करना, तो ये यूजलेस हो गया आइसोटोप हमारे लिए। कोई सवाल बच्चों? जो डिस्कस आपस में कर रहे हैं करें ज़ोर से, ताकि बाकी भी इंजॉय करें। कोई सवाल है? जो कुछ यहाँ साइट पे लिखा हुआ है ये बेसिकली इस स्लाइड की कंडीशन है कि अगर पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरैक्शन फिशन टाइप है ज़्यादा, क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूट्रॉन, हाई प्रोबेबिलिटी है कि फिशन हो, फिशन का क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, तो फिर एब्जॉर्प्शन के बाद फिशन होगा और वो स्प्लिट होगा इनटू फ्रैगमेंट्स। ये वो आइसोटोप हैं आउट ऑफ ऑल एलिमेंट्स या आइसोटोप्स इन पीरियोडिक टेबल जिनका फिशन पॉसिबल है। कोई कॉन्ट्रडिक्शन है इस जुमले में और पहले हमने कोई चीज़ डिस्कस की हो? किसी को कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि पहले कुछ और कहा था कुछ और कह रहे हो? जी, ये वो आइसोटोप्स है जिनमें फिशन पॉसिबल है। हमने इससे पहले कोई ऐसी बात की है जो इस जुमले से कॉन्ट्राडिक्टरी है? यस, करेक्ट करेक्ट। ये तो बड़ा सिंपल सा है कि जो मैंने पहले जुमला कहा था वो गलत था। तो दैट इज़ वेरी सिंपल, दैट इज़ वेरी सिंपल। गुड, शाबाश। और कोई कॉन्ट्राडिक्शन? तो मैंने वो अल्फाज अपने वापस ले लिए। और कोई कॉन्ट्राडिक्शन? जी बच्चों, हमने ये नहीं कहा था कि U-235 इज़ द ओनली नेचुरली अकरिंग आइसोटोप जिसमें फिशन होता है?
कहा था। तो कोई अगर एग्ज़ाम में सवाल आए रीज़न दें कि वो जुमले और ये जुमले में कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है, तो कोई क्या जवाब देगा आपको से? शाबाश शाबाश। तो दूसरे लफ्ज़ों में इसमें U-235 के अलावा U-235 के अलावा बाकी नेचुरली अकरिंग नहीं है। वेरी सिंपल एज दैट। U-235 is the one and the only naturally occurring लफ्ज़ फिसाइल। अब क्लियर है? जिस आइसोटोप में फिशन उसको फिसाइल कहेंगे। अगर कोई कहे ये फिसाइल मटेरियल है, इसका मतलब ये वो मटेरियल है जिसमें फिशन होगा। ठीक है, तो फिसाइल मटेरियल का मतलब क्या है? क्यों बेटे, क्या मतलब? आप इधर आगे आ जाए ना, ताकि मैं भी देखूं क्या पढ़ रहे। इधर आ जाए। फिसाइल मटेरियल का मतलब क्या है बच्चे? क्या मतलब है फिसाइल मटेरियल का? क्या मतलब है? कौन रिपीट करेगा? जिसमें फिशन हो। ठीक है, जिसमें फिशन हो। और ये जुमला भी ऐसा है जो एग्जाम में कभी ना कभी आना, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। ये सीआर्स का काम है कि मुझे याद दिलाए मैंने एग्जाम में क्या क्या देने के वादे किए हुए हैं, जो मेरी याददाश्त कमज़ोर है। रेडियो एक्टिव कैप्चर कंपीट्स विद फिशन। क्या रीज़न देगा कोई इसका? रेडियो एक्टिव कैप्चर कंपीट्स विद फिशन। कोई पूछे इसका रीज़न दे तो क्या रीज़न देंगे? कैप्चर का मतलब क्या है? जी बोले। शाबाश शाबाश। एब्जॉर्ब कर रहा है और फिशन नहीं कर रहा, इसका मतलब है उसका मुकाबला फिशन से है। या उल्टी बात है कि फिशन ने बेसिकली कोशिश ये करनी है कि उससे मुकाबला करे और कैप्चर ना होने दे। आपका रिएक्टर ऐसे डिज़ाइन का हो कि वो हत्तल इम्कान किसी चीज़ को कैप्चर ना होने दे। कैप्चर होने का मतलब क्या है? एटम ज़ाया हो गया, एब्जॉर्ब हो गया, फिशन नहीं हुआ फिर उसमें। अगर कैप्चर का जब हम मतलब लेते हैं, जब हम कैप्चर का मतलब हम ये लेते हैं कि एब्जॉर्ब होके सुकून से बैठ गया, टूटा नहीं। एब्जॉर्ब होके अगर टूट गया तो फिशन हो गई, ठीक है ना। लेकिन एब्जॉर्ब होके सुकून से बैठ गया अगर, तो उसने क्या किया? न्यूट्रॉन को ज़ाया कर दिया। तो ये कौन सा मटेरियल है? पॉइजन। ये पॉइजन है फिर, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन को स्लो डाउन कर रहा है। जी, अब ये जर्नलाइज चीज़ें आ रही हैं कि फिशन इज़ ए प्रोसेस बाय विच हैवी एलिमेंट्स। लफ्ज़ हैवी एलिमेंट्स पे किसी को इतराज़ है कि हैवी एलिमेंट ही क्यों टूटते हैं छोटों में? कोई याद है किसी को रीज़न इसका कि सिर्फ हैवी एलिमेंट क्यों टूटते हैं? शाबाश। नहीं तो इसलिए कि बाइंडिंग एनर्जी अगर लाइट, अगर इस डायरेक्शन में मेरा एटॉमिक मास है एलिमेंट्स का, तो जो जिनका एटॉमिक मास कम है उनकी एनर्जी भी ज़्यादा है, जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा है उनकी एनर्जी भी ज़्यादा है, और बीच के जो हैं उनकी कम है। तो अगर ये जुड़ेंगे तो एनर्जी कम होगी, ये टूटेंगे तो एनर्जी कम होगी। गुड। अकर्स बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ, 3 पार्टिकल दिए हुए हैं यहाँ, 3 पार्टिकल दिए हुए, तीनों में फ़र्क क्या है? 3 पार्टिकल दिए हुए, न्यूट्रॉन, दूसरा कौन सा है? प्रोटॉन, तीसरा बेटा पार्टिकल। प्रोटॉन में और बाकी दोनों में फ़र्क क्या है?
प्रोटॉन में और बाकी दोनों में फ़र्क क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड। न्यूट्रॉन चार्ज नहीं है, बाकी दोनों चार्ज हैं। न्यूट्रॉन चार्ज नहीं है। तो अब हमारा न्यूक्लियस चार्ज है या नहीं है? न्यूक्लियस के अंदर चार्ज होता है या नहीं होता? न्यूक्लियस में चार्ज होता है या नहीं होता? होता है। सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है। सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है, ठीक है ना? तो अगर वहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो एक और पॉजिटिव चार्ज का करीब जाना आसान है, मुश्किल है? मुश्किल है। चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो बेटा पार्टिकल हो, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। तो आसान किसका है जाके तोड़ देना? इस पे चार्ज नहीं है, ठीक है ना? वो सेंस ही नहीं होगा, वो सेंस ही नहीं होगा। देखें, एक होती है कूलॉम्स अट्रैक्शन। कूलॉम्स अट्रैक्शन है ड्यू टू चार्ज। एक है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है मास की वजह से। तो इन चीज़ों में हम नहीं जा रहे कि कौन सी फोर्सेस इंटरैक्ट करती हैं, लेकिन बहुत सी फोर्सेस हैं जो और इंटरैक्ट कर रही होती हैं। अगर दो चीज़ों के दरमियान मास है तो मास की वजह से भी फोर्सेस होती हैं, वो तो दोनों सूरतों में होंगी। लेकिन जो चार्ज की वजह से कूलॉम फोर्स है वो न्यूट्रॉन में नहीं होगी, ठीक? क्लियर है? यही ये लिखा हुआ है। कोई नॉन क्लियर है? कोई चीज़ क्लियर है? तो ये न्यूट्रॉन है, धुआं छोड़ता हुआ आ रहा है, इसका मतलब तेज़ी से आ रहा है। ईजियर फॉर न्यूट्रॉन टू क्रैश इनटू न्यूक्लियस देन प्रोटॉन्स या बेटा पार्टिकल्स, बोथ। और उसके बाद उसने यही करना है फिर। हाँ, जो शक्ल बनी हुई है U-236 की ऑलरेडी क्या इंडिकेट कर रही है कि ये दो मासेस में टूटने की तैयारी कर रहा है, नेकिंग हो रही है। हाउ डज इट वर्क? ठीक है, शायद ये स्लाइड भी पहले देखी हो आपने कि ये इट इज़ मूविंग फ्रॉम हेयर टू अनस्टेबिलिटी और अल्टीमेटली इट ब्रेक्स डाउन इनटू टू न्यूक्लियाई। ये कोई भी हो सकते हैं, यहाँ एग्जांपल क्रिप्टॉन और बैरियम का दिया हुआ है। देखें, इसका वज़न कितना था? 230 समथिंग था ना? तो 230 240 का आधा क्या होगा? तकरीबन इतना होगा कि 100 के करीब इतना ये और 100 के करीब ये। जो दोनों आइसोटोप हैं तकरीबन बराबर वज़न के बनते हैं, तकरीबन 100 के आसपास है। और इस केस में 3 न्यूट्रॉन्स निकले हैं। तो फिशन इनटू टू स्मॉलर फिशन फ्रैगमेंट्स, फिशन फ्रैगमेंट क्लियर है ना? सच एज फला एंड फला and a high amount of energy in mega electron volts, just one event, and a possibility of ejection of 2 to 3 neutrons, ठीक जी? सवाल ये है कि किसी और टॉक में किसी और वक्त मैंने ये कहा था कि पॉसिबिलिटी है कि जो फ्रैगमेंट्स हैं वो 2 ना हो 50 हों। यहाँ 2 नज़र आ रहे हैं। इस पजल को कौन सॉल्व करेगा? हु विल सॉल्व? ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे दूर होगा? मतलब 2 तो ये बन गए, तो 50 में से ये 60 में से 58 बाकी रह गए, वो कहाँ गए? वो तो नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ पे। तो फिर वो कहाँ है जी? आइसोटोप आइसोटोप है, एनर्जी एनर्जी है। ठीक है ना?
एक यूरेनियम ने दो बड़े बड़े आइसोटोप्स में टूटना है, ये दो कौन से हों? क्या ये ज़रूरी है हमेशा क्रिप्टॉन और बैरियम हो? यहाँ से निकलते हैं बाकी। एक पॉसिबिलिटी ये है कि एक पॉसिबिलिटी ये है, लेकिन इसके अलावा भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। और ये जो यहाँ 3 नज़र आ रहे हैं, ये जो यहाँ 3 नज़र आ रहे हैं और 2.5 लिखा हुआ है, तो जाहिर है कि 3 का मतलब 3 है, 3 का मतलब 2.5 नहीं है, क्योंकि मासेस बैलेंस होंगे। 92 प्लस 141 प्लस 3 मैच करेंगे 236 से, तो इस केस में 3 का मतलब 3 है। लेकिन कोई और अगर निकलेंगे तो जरूर नहीं 3 निकलें, हो सकता है 5 निकल जाए, हो सकता है 1 निकल जाए, तो ऑन एवरेज 2.5, ऑन एवरेज 2.5। फिशन फ्रैगमेंट्स कैरी 93%, 83% ऑफ द एनर्जी। ये एनर्जी कहाँ से आई? क्लियर है, मास डिफिसिट से आई है। अब ये एनर्जी जाएगी कहाँ, कैसे नज़र आएगी? ये जो पार्टिकल है ये तेज़ी से दौड़ना शुरू कर देंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में जाएगी, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये बहुत दूर तक नहीं जाए, ये बड़े बड़े एटम हैं, छोटे नहीं हैं, बड़े न्यूक्लियाई हैं, ये बहुत दूर तक नहीं जा सकेंगे। ये थोड़ा दूर चलेंगे, क्या होगा, क्या होगा, कैसे? ये बेसिकली तो मटेरियल का पार्ट है ना। यूरेनियम की एक हमने रॉड बनाई है जिसमें यूरेनियम मेटल है, जिसमें यूरेनियम का अपना एक स्ट्रक्चर है। तो ये जिस जगह पे ये टूटने का वाक़या होगा उसके पड़ोस में यूरेनियम के भी होंगे और पिछले फ्रैगमेंट्स के बाकियात भी पड़ी हुई होगी, तो इनको जगह जगह टकराव होगा इनका, वो टकराव इनको आगे नहीं जाने देगा। और ये मैक्सिमम कितना जाएंगे? रेयरली दे मूव बियॉन्ड 13 माइक्रॉन्स, रेयरली दे मूव। टकरा के क्या करेंगे? टकराएंगे तो क्या होगा? एनर्जी, इनकी एनर्जी जिससे टकराएंगे उसकी एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और उसकी जो उसका हिलना जुलना था ना, एटम खड़ा नहीं होता सुकून से, 0 केल्विन पे खड़ा होता है। जैसे ही हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो वाइब्रेट करता है। जब एक चीज़ टकराएगी, एनर्जी मिलेगी, उसकी वाइब्रेशन तेज़ हो जाएगी। वाइब्रेशन तेज़ होने का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड बढ़ेगा या फ्रीक्वेंसी? कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ती, जब टेम्परेचर बढ़ता है हमेशा एम्पलीट्यूड बढ़ता है। कि जो चीज़ जो है वो यहाँ तक जा रही थी, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी रीच बढ़ जाती है, और इसी तरह रीच इतनी बढ़ती है कि वो कभी कभी फाड़ के बाहर निकल जाता है अपने माहौल को। इसी को कहते हैं इवेपरेशन। जी, आप 2 स्लाइड आ गए हैं मुझसे, ठीक है। फ्रॉम फिशन पॉइंट, जहाँ फिशन है वहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं कि टकराव की वजह से ये अपनी एनर्जी किसको दे देते हैं? बाकी पड़ोसियों को दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट। जी, ये इसका जवाब है कि और क्या क्या बन सकता है। तो पहला एग्जाम्पल वही था जो हमने देखा, 2 एग्जाम्पल और है, लेकिन ऐसे आप कई एग्जाम्पल और लिख सकते हैं, ठीक है। और आप देखें कि इस केस में अगर 3 बने तो इस केस में 2 बने, इस केस में 2 न्यूट्रॉन बने, ठीक है। ये चीज़ें 2 और 3 से फ़र्क भी हो सकती है। दिस फिशन मे अकर इन 30 डिफरेंट वेज yielding 60 डिफरेंट फ्रैगमेंट्स। ये अच्छी खबर है, बुरी खबर है कि जब फिशन हो रहा है तो आपके पास देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग 60 डिफरेंट आइसोटोप्स। ये कोई अच्छी बात है, बुरी बात है? ये बुरी बात है, ये बुरी बात है। हर आइसोटोप का मतलब क्या है? एक अलग एलिमेंट, उसकी अलग प्रॉपर्टीज़, उसके करोजन बिहेवियर अलग, उसका रेडियो एक्टिव बिहेवियर अलग। तो अब हमने ऐसे चीज़ को डील करना है जहाँ एक ऐसा घर है जहाँ बहुत से लोग रहते हैं और एक का मिजाज अलग है, ठीक है, एंड विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जनरली एक्सेप्टेड इक्वेशन ये जो कि चीज़ों को क्लोजली रिप्रेजेंट करती है। डजेंट मीन के
दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। ये क्लियर हो गया? आपके चेन रिएक्शन का सवाल, चेन रिएक्शन का मतलब क्या है? शाबाश। रिएक्शन कंटिन्यू रहने की शर्त क्या है? ये कैसे होगा कि रिएक्शन कंटिन्यू रहे? शाबाश। चेन रिएक्शन का मतलब है ये एक कड़ी है ना और ये कड़ी है, तो एक कड़ी से एक कड़ी जुड़ी हो, यही मतलब है ना। तो एक न्यूट्रॉन ने एक यूरेनियम को हिट करके फिशन की, उसके बदले में 2 निकले 3 निकले। लेकिन चेन का मतलब ये है कि आउट ऑफ ऑल जो निकले हैं कम अज़ कम, या कम अज़ कम नहीं, एग्जैक्टली एक और हिट करे किसी को और एक और फिशन करे। उससे भी कई निकलेंगे, लेकिन जितने भी निकलेंगे वो उनमें से एक एक और को हिट करे और उसका भी फिशन हो, और ये चीज़ चलती रहे, जितने मर्जी निकलते रहे, हिट एक करे। दिस इज चेन रिएक्शन, दिस इज कंट्रोल रिएक्शन। ये कहाँ होता है? चेन रिएक्शन कहाँ हम करते हैं? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, कि वहाँ आज जितनी बिजली पैदा हो रही है उतनी बिजली शाम को पैदा होगी, ठीक है ना। जितने फिशन इस वक्त हो रहा है 2 घंटे बाद भी उतना ही होगा, उतनी हीट निकलेगी, उतनी बिजली पैदा होगी। और अनकंट्रोल्ड कहाँ होता है? अनकंट्रोल्ड रिएक्शन कहाँ होता है कि 3 निकले, तीनों हिट कर जाएं? न्यूक्लियर, वही, हाँ न्यूक्लियर वही, ठीक है। Each fission reaction leads to release of फला 99% are instantaneous। ये एक अलग अलग मुश्किल है, ये अलग मुश्किल है कि एक न्यूट्रॉन था 235 में घुस गया, फिशन होनी है। अब ये फिशन फ़ौरन होगी या थोड़ी देर रुक के होगी? तो ये जुमला ये कह रहा है कि 99% फ़ौरन हो जाएगी, लेकिन 1% चांस ये है कि थोड़ा सांस लेगी, पानी पिएगा वो, और फिर जाके फिर फिशन करेगा। अब ये चीज़ें क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि इट इज़ ऑल गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। दूसरे लफ्ज़ों में इसका चांस है कि किसी भी वजह से कभी किसी एक गिवन मोमेंट पे फिशन ज़्यादा हो जाए, किसी एक मोमेंट पे फिशन कम हो जाए, चांस है। इसका मतलब अगर आपने एक रिएक्टर को कंट्रोल रखना है तो आपके पास अपने पास कोई कंट्रोल हो कि मैं फिशन कम या ज़्यादा कर सकूं। ये कंट्रोल आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए कि यहाँ एक प्रोबेबिलिटी का खेल हो रहा है। क्लियर है बात? किसको नींद आ रही है जी? कोई सवाल? क्लियर है? जो कुछ यहाँ आपको दिखाया है वो ये है कि एक ने हिट किया, हमारे कंट्रोल में सिर्फ, देखें जब भी हम बात प्रोबेबिलिटी की करते हैं ना, हम ये कहते हैं कि मैं एक सिक्का यूँ फेंक रहा हूँ, 50% चांस है कि हेड होगी, 50% टेल होगी, शायद 0.000% चांस है कि वो यूँ भी खड़ा हो जाएगा। हम कहते नहीं इसको, लेकिन चांस तो है ना। तो बेसिकली जब हम इस किस्म की बात करते हैं हम क्या कह रहे होते हैं? हम ये कह रहे होते हैं, जब हम प्रोबेबिलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, कि जो इस पे रूल्स रेगुलेशंस लग रहे हैं वो इतने कॉम्प्लिकेटेड हैं कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हम अपनी जहालत का इतराफ़ कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि चीज़ें रूल्स के ख़िलाफ़ हो रही हों, लेकिन वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं कि हमारी नॉलेज से बाहर है। तो हम डाटा इकट्ठा करते हैं, ऐसा ही है जैसे इस क्लास का मैं डाटा इकट्ठा करूं कि इसमें जो बच्चे हैं उनमें से आपकी उम्र इतनी है, आपकी इतनी है, आपकी इतनी है, और मैं एक एवरेज एज निकाल लूं कि एवरेज एज इस क्लास में बच्चों की मिसाल के तौर पे 19 साल है, बराबर वाली क्लास के बच्चों की उम्र 19.2 ईयर्स है मिसाल के तौर पे। तो क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव नंबर है ये, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेटिव नंबर है ये। तो प्रोबेबिलिटी
जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हम एक पॉपुलेशन की बात करते हैं कि हमारे पास मिलियंस ऑफ एटम्स हैं रिएक्टर के अंदर, कितने कब कर रहे हैं कितने कब नहीं कर रहे, ये डाटा हम बेसिकली एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन कर रहे हैं और वहाँ से एक प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। दूसरे लफ्ज़ों में दो फील्ड्स ऐसी हैं जहाँ पर डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस अपनी जगह है, साइंस अपनी जगह है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक न्यूक्लियर है और एक एरोस्पेस है। तो यहाँ पर जो कुछ भी आपके पास डाटा जमा होता हुआ आ रहा है, इट इज़ सो मीनिंगफुल कि आप कोई कैटेस्ट्रॉफिक जंप टेक्नोलॉजी में नहीं ले सकते। लेकिन जब भी चेंजेस आते हैं, चेंजेस दो आते हैं, दो किस्म के, या रेवोल्यूशनरी या एवोल्यूशनरी। एवोल्यूशनरी चेंजेस वो होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। मिसाल के तौर पे न्यूक्लियर रिएक्टर है, तो मैंने उसके अंदर यूरेनियम में इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब यूरेनियम मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ यूरेनियम ऑक्साइड, मैं कर सकता हूँ यूरेनियम नाइट्राइड। लेकिन अगर यूरेनियम से मैं प्लूटोनियम की तरफ चला जाऊँ तो एक बड़ी जंप है, ये एक बड़ी जंप है ये। या मैं पानी एज ए कूलेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मैं एज ए कूलेंट पानी की जगह मैं कोई लिक्विड सॉल्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ, तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स ए कैटेस्ट्रॉफिक जंप। ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस है। तो जहाँ पर डाटा इंपॉर्टेंट होता है, आप डाटा से डिटैच नहीं होना चाहते, पुराने डाटा की बेस पे डिज़ाइन करते हैं, वो डाटा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ चेंजेस एवोल्यूशनरी एक्सेप्टेड होते हैं। जब आप रेवोल्यूशनरी चेंज लेते हैं तो वो डाटा से आप डिटैच हो जाते हैं। जब टर्किश लैंग्वेज का स्क्रिप्ट बदला गया है तो जितनी किताबें पहले लिखी गई थी वो ज़बान उससे डिटैच हो गई। तो चेन रिएक्शन इज सस्टेनेबल कंटिन्यूअस फिशन, और क्या था, एटलीस्ट वन न्यूट्रॉन कंटिन्यूज टू इनिशिएट फिशन। ठीक है ना, यहाँ एटलीस्ट लिखा है, आइडियली इट इज़ वन। अगर दो होंगे तो वो फिर चेन नहीं है। मुझे अब्दुल्ला याद दिलाना है 10 मिनट पहले, अभी कितनी देर और है, 3-4 मिनट और है, तो 1-2 स्लाइडें और हैं। ये ठीक है, ये कौन बताएगा ये स्लाइड क्या है? ये चेन रिएक्शन है या नहीं है? चेन का मतलब होता है एक कड़ी से एक कड़ी जोड़ना। ये अनचेंज्ड है, ठीक है ना, इसमें कोई जंजीर नहीं बंधी। इसमें अगर 2 न्यूट्रॉन निकल रहे हैं या 3 निकल रहे हैं, ये एक इवेंट हुआ है, 1 2 3 निकल रहे हैं, तो अब एक फिशन नहीं कर रहा है, ये भी फिशन कर रहा है, ये भी फिशन कर रहा है। जब इसका फिशन हुआ है तो जो न्यूट्रॉन निकले वहाँ भी ये हुआ कि इसने भी 2 को फिशन कर दिया। तो यहाँ इवेंट 1 का फिशन, 2 का, ये 2 की प्रोडक्ट्स, उसके बाद ये 4 का। तो हर स्टेप पे नंबर ऑफ फिसाइल आइसोटोप्स बढ़ते चले जा रहे हैं। ये कहाँ होता है? अनकंट्रोल्ड में, ये यहाँ होता है। ठीक है ना, दे आर डिजाइंड फॉर दिस कॉन्सेप्ट कि एकदम से एनर्जी निकले। जो एनर्जी है, अगर ह्यूज एनर्जी है और वो थोड़े अरसे में निकलेगी तो उस एनर्जी का इम्पैक्ट कुछ और होगा। ये रिएक्टर में आप 2 बातें अलग अलग कर रहे हैं। क्या रिएक्टर को बिहेव करना एज ए बॉम्ब पॉसिबल है? तो नहीं। क्या रिएक्टर में ये हो सकता है कि एक कंट्रोल्ड एनर्जी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ये हमारे कंट्रोल से निकल जाए? तो यस, दिस इज़ पॉसिबल। यही वो हुआ है जो 3 हादसों में हुआ है। चेरनोबिल में भी ये हुआ है, और फुकुशिमा जो जापान में था सुनामी वाला है, उसमें भी यही हुआ है। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि मेल्ट डाउन हो गई चीज़ें, मेल्ट डाउन हो गई। जी, अगर ऐसी कोई स्लाइड आए और आपसे कहा जाए कि इस ग्राफ को एक्सप्लेन कर दें, तो ये आसान काम लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? मुश्किल लग रहा है। आपने बोल दिया, बाकियों ने दिल ही दिल में मुश्किल कहा था।
आसान किसी ने नहीं कहा। और ऐसी चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं। तो टेंशन लेने के बजाय आसान चीज़ क्या होती है? आसान चीज़ ये होती है कि बंदा एक जगह से इसकी दुम पकड़े जो सबसे आसान हो और आहिस्ता आहिस्ता आगे चले। तो इसमें सबसे आसान क्या चीज़ है कहनी? सबसे आसान ये है कि बता दो एक्स एक्सिस क्या है और वाई एक्सिस क्या है। कहीं से तो चलेंगे ना, तो बाकी भूल जाएं। टाइम हो गया, बस ये स्लाइड आखिरी। एक्स एक्सिस मेरी एनर्जी है और ये लॉगरिथमिक एक्सिस है, ठीक है ना। और वाई एक्सिस क्या है? फिशन का क्रॉस सेक्शन है, पॉसिबिलिटी ऑफ फिशन। अच्छा, अब मेरा सवाल ये होगा किसी से, ये एनर्जी किस चीज़ की है? तो गेस कोई लगाए जितना हमने पढ़ा, ये एनर्जी किस चीज़ की है? शाबाश, वेरी गुड। इनकमिंग न्यूट्रॉन की एनर्जी कितनी है? हमने क्या पढ़ा था कि थर्मल होगा तो फिशन क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, फास्ट होगा तो कम होगा। तो ठीक हो गया। तो मैं एक्सपेक्ट क्या करता हूँ कि जब मैं इस इधर ओरिजिन के करीब होऊंगा तो मेरे पास क्रॉस सेक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी। जैसे मैं आगे जाऊंगा मेरे पास ये क्रॉस सेक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, ये नज़र भी आ रहा है। अब यहाँ पे दो ग्राफ्स हैं, एक पे 235 लिखा है, दूसरे पे 238 लिखा है। अगेन मैं ज़िंदगी आसान रखूं, एक को पकड़ लो। इस ग्राफ में मुश्किल कौन सी चीज़ है? 238 नहीं, मैं कह रहा हूँ दो कर्व्स हैं ना, एक को मैंने चुन लिया, कोई भी 235 को चुन लिया मिसाल के तौर पे, वो ऊपर है ज़्यादा, उसका क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। ये भी लॉजिकल लग रहा है कि फिशन क्रॉस सेक्शन 235 का ज़्यादा होना चाहिए, वो ज़्यादा है। कितना ज़्यादा होना चाहिए? ये 10⁻³ है, ये 10⁻⁻4 होगा, समझ ले। कितना हो गया? 7 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, 10 मिलियन टाइम्स। ये भी लॉजिकल बात है कि ह्यूजली बहुत बड़ा डिफरेंस है। फिशन उसमें होगा, इसमें नहीं होगा। अब अगर मैं पहले ग्राफ को लेता हूँ तो इस ग्राफ में ये वाला झगड़ा मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। इसको ज़रा मैं डिसरिगार्ड करूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं एक मुश्किल नज़र आने वाली चीज़ को आसान करके एक्सप्लेन कैसे करें। उसके बाद हम सीधा सीधा ये देखें, ये कर्व आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता जा रहा है। ये जो हमें आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है ना, ये 10⁻³ से 10⁻0 के आसपास आ गया, 1000 टाइम्स नीचे आ गया, जैसे कि इनकमिंग न्यूट्रॉन की एनर्जी बढ़ रही है। क्लियर है? इसमें ये हो रहा है, इसमें भी ऑलमोस्ट ये हो रहा है। यहाँ से आने के बाद इसके बिहेवियर चेंज हो रहा है, जो मर्जी चेंज हो, जो मर्जी चेंज हो। 238 कभी भी इसके ऊपर नहीं जा रहा, कहीं नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो हमेशा फिशन इसका हमेशा ज़्यादा है, और स्लो न्यूट्रॉन्स में इट इज़ ह्यूज, वेरी हाई, वैल्यू बहुत हाई है। क्लियर हो गया? अभी जो ऑसिलेशन है ये क्या है? ये वो स्पेसिफिक एनर्जीज़ हैं, स्पेसिफिक एनर्जीज़ हैं जिस पे मेहंदी हसन अगर सितार बजाते हैं तो गिलास टकराने लगते हैं। सुना ये? वो रेजोनेंस होती है, तो ये भी रेजोनेंस हो रही है, ये भी रेजोनेंस है। जब फ्रीक्वेंसीज जो हैं किसी वजह से मैच कर जाएं तो वहाँ एकदम से स्पाइक आती है, तो ये भी रेजोनेंस है। ये रेजोनेंस क्यों है? इनकमिंग न्यूट्रॉन हाई एनर्जी पर इट बिहेव्स लाइक अ वेव, उसका एक वेव नेचर है। सेम इज ट्रू विद आवर न्यूक्लियस ऑल्सो, वो भी वाइब्रेट कर रहा है, न्यूक्लियस भी। जी, कंपैरिजन हम क्यों कर रहे हैं? बेसिकली ये वो डाटा है जो पब्लिश होता है और जो आपको IAEA देता है। इस डाटा के ऊपर आप डिसाइड करते हैं कि हाउ आइसोटोप्स बिहेव विद इनकमिंग न्यूट्रॉन्स। यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि U235 has a very high cross section for fission, especially at slower velocities of neutron, और उसके और U235 के दरमियान कोई कंपैरिजन 10⁸8 मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है। तो एक फिसाइल है, एक फिसाइल ऑलमोस्ट नहीं है।
जब हम कहते हैं ना नहीं है, तो नहीं का मतलब ज़ीरो नहीं होता, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, हम यहाँ रोक देते हैं और इस स्लाइड से फिर इंशाल्लाह अगली दफ़ा। तो लेट अस स्टॉप हेयर।